एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने जो नर्सिंग फाउंडेशन यूनिट 14 स्टार्ट की थी उसके फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आगे के टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास है अनकॉन्शियसनेस। इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं इन सभी के आपको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन करिए और आप वहां से आप अपने नोट्स के जो भी बेनिफिट्स हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस जैसे कि आप जानते हैं लाइक कि बेहोश हो जाना, या फिर आप कह सकते हो आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो नहीं होना, या फिर आप कह सकते हो आप अवेयर नहीं होते, आपकी इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, कि मतलब आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर आप किस सराउंडिंग में हो या आप किसके साथ, ये सारी चीजें नहीं होता। आप अनकॉन्शियस हो, मीन्स आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी एक्टिव मोड पे नहीं है। ठीक है, तो अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, एक कंडीशन है जिसमें पर्सन लूज कर देता है अपनी कॉन्शियस लेवल को। ठीक है, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है, यानी अपनी माइंड की एक्टिवनेस को लूज करता है। जिससे क्या हो सकता है, क्यों होता है ये, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो लाइक आपको एक्टिव रखता है, उसमें जब कोई डिस्टरबेंस होता है तब ये कंडीशन अराइज होती है। वो क्यों हो सकता है, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से भी हो सकता है और किसी भी सीरियस इंजरी की वजह से भी हो सकता है, या मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें ब्रेन की नॉर्मल जो फंक्शनिंग है या एक्टिविटी है उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है तो उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस जो कंडीशन है वो अराइज करती है। ठीक है, कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज हैं, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप डिस्कस करोगे कि इंसान बेहोश क्यों होता है, तो चक्कर आ रहा है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तबीयत खराब है, व्हाटएवर। आप इतना तो आप अपने सेंसेस को यूज करके आप लिख सकते हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फेंटिंग हो गया, ठीक है, इंसान को चक्कर आ रहा है, ठीक है, सीजर्स हो गए, ठीक है, सीजर्स की या फिट्स के, देन फीवर है, बहुत हाई फीवर है तो इंसान अनकॉन्शियस हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया है, कोई इंजरी हो गई, किसी भी टाइप की इंजरी हो गई, ठीक है, सीवियर पेन हो गया, रेस्पिरेटरी इलनेसेस है। रेस्पिरेटरी इलनेसेस क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग काम नहीं करेगी और इंसान अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, पॉइजनिंग, शॉक, और भी बहुत सारी चीजें जो आप एड अप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इस टॉपिक का जो मेन चीज है वो है फर्स्ट एड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट आप क्या करोगे, वो है अनकॉन्शियसनेस में कि सबसे पहले आपको अगर विक्टिम कोई डेंजर में है तो वहां से उसको रिमूव करना है। अगर किसी भी काइंड ऑफ डेंजर, जैसे मान लीजिए हमने इंजरी की बात करी, तो इंजरी ऑफकोर्स किसी डेंजर की वजह से ही हो रही है ना, तो वहां से उस पर्सन को पहले हमें रिमूव करना है। ठीक है, ऑफकोर्स वो अनकॉन्शियस है तो हमें ही एज अ फर्स्ट एडर उसको रिमूव करना पड़ेगा। देन उसको सप्लाई करना है फ्रेश एयर। ऑफकोर्स आप उसको कॉन्शियस मोड पे लाने की कोशिश करोगे, थोड़े से पानी वानी के छींटे मारो, जो भी है उसको कॉन्शियस मोड पे वापस ले आने की आप कोशिश करोगे। उसको एक फ्रेश एयर का जो भी एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करिए, ठीक है, ताकि वो उसकी ब्रीदिंग अच्छी हो, फैसिलिटेट हो और वो जल्दी से कॉन्शियस मोड पे आए। उसके जो भी क्लोथ्स हैं वो लूज करिए, मतलब ढीले कर दीजिए। बटन अगर है लाइक होता है ना कि अगर टाइट फिट क्लोथ्स हैं थोड़े बहुत लूज कर दीजिए ताकि वो इजिली ब्रीथ कर पाए। ठीक है, वो थोड़ा सा ओपन अप हो। देन उसके वाइटल्स एसेस करिए, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो उस वक्त एसेस, टेम्परेचर, अगर फीवर है टेम्परेचर, ठीक है, और पेन तो आप उस वक्त एसेस नहीं कर पाओगे। आप पल्स रेट हो गया, आपका रेस्पिरेशन रेट हो गया, ये सारे वाइटल्स आप एसेस करिए। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पर्सन अनकॉन्शियस है, लाइक ऐसा हो कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन अब पेशेंट होश में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, मैनुअल ब्रीदिंग आप स्टार्ट कर दो। मतलब आप सीपीआर, आपकी जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है, सीपीआर आप ट्राई करिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो कार्डियक अरेस्ट का केस हो सकता है, ठीक है, कोई शॉक का केस हो सकता है, व्हाटएवर, कि पर्सन अनकॉन्शियस है और आप ट्राई कर रहे हो लेकिन वो कॉन्शियस स्टेट पे नहीं आ रहा है, सो तुरंत आप सीपीआर स्टार्ट करिए ताकि पर्सन रीगेन कर सके। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है फिर भी ज्यादा सीवियर है या पर्सन को रिक्वायर है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो पर्सन को आप हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ले जाइए। ठीक है, मीन्स हॉस्पिटल की तरफ आप ले जाइए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है फेंटिंग। फेंटिंग मतलब आपको चक्कर आना। ठीक है,
तो फेंटिंग की अगर बात करते हैं तो फेंटिंग अकर्स व्हेन द ब्रेन टेम्पररीली डजंट रिसीव इनफ ब्लड सप्लाई कॉजिंग इट टू लूज कॉन्शियसनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। मतलब क्या है कि फेंटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब आपके ब्रेन को टेम्पररीली किसी कंडीशन की वजह से इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जो ब्लड सप्लाई है वो लो हो गई है, तो उसके वजह से क्या होता है ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से फेंटिंग अकर होती है। ठीक है, तो फेंटिंग क्या है, एक शॉर्ट पीरियड टाइम ऑफ एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन को उतना ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है जितना उसको डिमांड है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, डिजीनेस, ठीक है, पेलनेस देखने को मिलेगा, बैलेंस अनस्टेडी रहेगा, ठीक है, डगमगाता रहता है इंसान, विजन चेंजेस आएंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्लैकनेस सा हो जाता है, डार्कनेस होता है, इनको चक्कर आता है ना। ठीक है, देन डिसोरिएंटेशन, ऑफ कोर्स वो उस समय इतना कॉन्शियस नहीं रहते तो डिसोरिएंटेशन, इरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलता है, स्वेटिंग होती है, नोजिया वॉमिटिंग कंडीशन भी हो सकती है। अब हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि पर्सन को सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है, यानी आपको पीठ के बल इंसान को एक फ्लैट सरफेस पे लिटा दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि उसके जो लेग्स हैं उसको 30 सेंटीमीटर के लिए थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक इजिली मीन्स आप कह सकते हो कि ज्यादा फैसिलिटेट हो। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं जब आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई इनफ पहुंचने लग जाएगी तो आपका जो भी कॉन्शियसनेस लेवल था वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए लेग को अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर तक ग्राउंड से आपको थोड़ा सा हार्ट लेवल के ऊपर ही बोलते हैं उसको, वो आपको क्या करना है, रेस करना है। ठीक है, अगर ब्रीदिंग का कुछ इश्यू आपको लग रहा है तो चेक फॉर ब्रीदिंग, और अगर ब्रीदिंग एब्सेंट है तो सीपीआर आप तुरंत दीजिए, रिक्वायर्ड है तो, एंड मेडिकल सपोर्ट के लिए आप वो करिए अगर सीवियर कंडीशन ऑफ फेंटिंग है तो। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो है हमारा लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है, वो आपके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से काफी लो हो जाता है, मतलब एक हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं तो कंडीशन इन विच द ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स कॉमनली बिलो 70 mg/dl। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ज्यादातर क्या मतलब हाइपोग्लाइसेमिक जो कंडीशन अराइज हो रही है उसमें आपका जो नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल है मतलब अबव 70 mg/dl से उससे नीचे जब जा रहा है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। वैसे नॉर्मली अगर आपका ब्लड शुगर लेवल होता है तो वो 100 से आपका 70 to 140 होता है रैंडम के उस पे। ठीक है, और अगर फास्टिंग की अगर आप बात करते हैं तो 70 mg/dl से आपका 100 mg/dl आपका इक्वली माना जाता है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जब आपका 70 mg/dl के नीचे चला जा रहा है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन अराइज हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन अपना कॉन्शियसनेस लूज करने लगता है। ठीक है, बॉडी का जो भी कह सकते हो ना जो भी एक्टिविटी होता है, क्योंकि ग्लूकोज आपकी एनर्जी प्रोवाइड करती है तो वो सारी चीजें जो फंक्शनिंग होती हैं वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंडीशन इन विच द ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स कॉमनली बिलो 70 mg/dl कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विच कैन बी फेटल। मतलब ये इतना ज्यादा सीवियर आप कह सकते हो सकता है जिसमें इंसान की आप कह सकते हो डेथ भी हो सकती है या कोमा कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, ये हमें ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो भी होता है जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है वो डायबिटिक पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। ओके, तो कॉजेस की बात कर सकते हैं, हो सकता है इंसुलिन का ओवरडोज हो चुका हो जिसकी वजह से अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसके सॉरी इंसुलिन ओवरडोज में इसलिए हम जैसे क्योंकि ग्लूकोज का जो कंजप्शन है बॉडी, ठीक है, कन्वर्जन जो हो रहा है एनर्जी में वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि इंसुलिन ज्यादा है, तो उससे क्या होगा जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, ये है स्किप्ड मील्स, मतलब क्योंकि आप अगर आप मील अच्छी नहीं ले रहे हो, आपका जो भी डाइट प्लान है जो भी चीजें हैं वो अगर सही नहीं है तो उससे क्या होगा कि आपको ग्लूकोज का जो भी नीड था या जो डिमांड है वो पूरा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा बॉडी ऑटोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चली जाएगी। एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो भी क्योंकि वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी हैं जो ये कंडीशन अराइज करती हैं, जैसे आपकी जो डायबिटिक जो जो आपकी डायबिटिक की चलती है, ठीक है, एंटी डायबिटिक आपकी जो मेडिकेशन चल रही है, ओरल डायबिटिक ड्रग्स, ये सारी उसमें भी ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेशन है मेजर। ठीक है,
आपका एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन भी ये चीजें क्रिएट करता है। और अल्कोहल कंजप्शन में सबसे ज्यादा मेजरली जो हमें देखने को मिलता है कॉज, वो होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो पेशेंट मतलब जो इल पेशेंट होते हैं, वो अगर जब कह सकते हो आप बिना मील के अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये कंडीशन ज्यादा जल्दी अराइज होने के मतलब रिस्क जो है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन अराइज होने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, उसकी वजह से कंडीशन अराइज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा जब पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में है, तो हमें जो बिहेवियर मिलेगा वो अनयूजुअल मिलेगा। ठीक है, हमें एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, कंफ्यूजन होगा, ऑफ कोर्स कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, पेनलेस, कोल्ड एंड शेकीनेस हमें देखने को मिलेगा, मींस ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। पल्स रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ब्रीथ जो होगी उसकी वो रैपिड हो जाएगी, मतलब ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। अब हम इसके बाद करते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट की, कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमें ऐसा कोई पेशेंट दिख रहा है, पर्सन दिख रहा है। तो सबसे क्या करना है कि उसको स्टेबल करना है, जो भी पर्सन है उसको आप स्टेबल करिए ताकि वो रिलैक्स हो सके थोड़ा सा। ठीक है, पैनिक मोड पे आ जाता है ना, एग्रेसिव मोड पे आ रहा है, उसको स्टेबल करिए। उसको कोई शुगरी ड्रिंक या फूड आप दीजिए ताकि जो भी ग्लूकोज का लेवल था ब्लड में उसके, ठीक है, जो कम हो चुका है वो थोड़ा सा इंक्रीज करे, ठीक है, लेवल पे आए ताकि वो नॉर्मल या बेटर फील करे। ठीक है, अगर 10 मिनट के अंदर जो पर्सन है वो स्टेबल नहीं होता है तो प्लीज आप मेडिकल सपोर्ट को कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो फेटल है, मतलब ये कोमा या फिर आप कह सकते हो डेथ भी कॉज कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नाउ हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है वो है हाई फीवर। फीवर कॉमनली लोगों को आप देखते हैं होता रहता है, आपको भी हुआ होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो फीवर में आप क्या मैनेजमेंट अप्लाई करोगे? ठीक है, फीवर के पहले हम जानेंगे फीवर क्या है। एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका एक रिस्पॉन्स है। और फीवर एक्चुअली एक साइन है बॉडी में प्रेजेंट, मीन्स शो करता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, कोई इलनेस अराइज हो रही है, या कुछ कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें बॉडी आपको एक साइन शो करता है कि कुछ तो हो रहा है बॉडी में। तो क्या होता है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। इम्यून रिस्पॉन्स में यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर राइज होता है ताकि वो उस इन्फेक्शन को या वो जो भी आप कह सकते हो जो भी कॉज है उसको क्या कर सके, किल कर सके, या फिर उसको आप कह सकते हो फाइट कर सके। डिफेंस, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म होता है फीवर। ठीक है, तो पहली चीज, फीवर जो है एक कंडीशन नहीं है, वो एक साइन है जो आपकी बॉडी शो करती है टुवर्ड्स किसी इन्फेक्शन की या फिर किसी इलनेस कंडीशन की तरफ। ठीक है, तो हाई फीवर के बारे में बात करते हैं तो फीवर क्या है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है टू द साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से या इलनेस कंडीशन की वजह से जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर में राइज होता है। ठीक है, आपका जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो मीन्स बढ़ जाता है आपके नॉर्मल टेम्परेचर से। नॉर्मल टेम्परेचर हम एवरेज अगर बात करते हैं तो आपका 37 सेल्सियस ही आपका एज अ रूम टेम्परेचर ही माना जाता है, जो कि आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब फीवर जब कंसीडर हम लोग करते हैं, फीवर कंसीडर करते हैं जब आपका 38 सेल्सियस से ऊपर जाता है, या आप कह सकते हो 38 सेल्सियस तक, मीन्स आप कह सकते हो 100.4 फ़ारेनहाइट तक, मीन्स आप कह सकते हो अबव 100 फ़ारेनहाइट, तो वो आपका फीवर के उसमें हो, आप कह सकते हो कि उसको आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, फीवर में भी स्टेजेस होते हैं, लाइक होता है ना कि माइल्ड फीवर है, मॉडरेट फीवर है, सीवियर फीवर है, या फिर एक फेटल कंडीशन ऑफ फीवर है। ठीक है, फीवर को और भी हम एक टर्म आप कह सकते हो जो जानते हो होता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया लाइक पायरेक्सिया बोलते हैं फीवर को, एंड हाइपरथर्मिया मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर में। फीवर को क्या कहेंगे आप? पायरेक्सिया कहेंगे। और जब बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको आप कहोगे हाइपरथर्मिया। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जो फीवर इलनेस कंडीशन है या मीन जो फीवर कंडीशन उसको पायरेक्सिया कहते हैं। यहाँ पे हम हाई फीवर की अगर बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर सब ऊपर हो जाता है, मीन्स आपका 37 सेल्सियस या 37 सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा, लाइक आप कह सकते हो 38 सेल्सियस तक जब जा रहा है या उससे ऊपर जा रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज हाई फीवर, या फिर आप फीवर कह सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं आगे कि हमें कॉज, जैसे आप जान सकते हो कि इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इलनेस कंडीशन हो सकती है, या अगर आपका कोई आपको लगता है कि अदर कोई कॉजेस हैं जिसकी वजह से फीवर अराइज हुआ है। बहुत लोग होते हैं कि हाँ ठंड लग गई है मुझे,
या ऐसा हो गया है मैं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे था फिर इस वजह से फीवर राइज हो गया, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, या फिर जो भी इन्फेक्शन या इलनेस कंडीशन है उसको एज अ डिफेंस वो शो करता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे फीवर में? तो पहला तो हमें कि हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ऊपर मिलेगा, मीन्स आप कह सकते हो 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर देखने को मिलेगा। फटीगनेस, ऑफ कोर्स जब इंसान को फीवर हो रखा है तो थकावट सी होगी, ठीक है, टाइटनेस होगी। ठीक, बॉडी पेन प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी पेन क्यों नहीं, क्योंकि जब फीवर होता है तो वो आपकी बॉडी ऑल ओवर बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो बॉडी पेन हमें देखने को मिल सकता है। मेजरली हमें क्या देखने को मिलता है? हेडेक देखने को मिलता है, आपके एक्सट्रीमिटीज में पेन देखने को मिलता है। ठीक है, आपका फिर एनोरेक्सिया, खाने पीने का मन नहीं करता, मीन्स आपको आपका जो एपेटाइट है उसमें लॉस हमें देखने को मिलता है। चिल्स आ सकते हैं पर्सन को, एंड अदर देन कंडीशन बहुत लोगों को होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को एज अ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलती है। नाउ हम बात करते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट की, कि अगर फीवर जैसे किसी को है या आप कह सकते हो हाई फीवर जो है किसी को, तो आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट अप्लाई करोगे? सबसे पहले है कि अगर 104 फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर आपको टेम्परेचर मिल रहा है, आप मेजर कर रहे हो, थर्मोमीटर लगा के मेजर कर रहे हो किसी पर्सन को और 404 फ़ारेनहाइट से ऊपर मिल रहा है, प्लीज गो फॉर इमरजेंसी, क्योंकि ये एकदम सीवियर कंडीशन ऑफ फीवर होता है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं, इवन ऑर्गन फेलियर के चांसेस भी एज अ मीन्स आप कह सकते हो रिस्क होता है ऑर्गन फेलियर का। ठीक है, तो 104 अगर फ़ारेनहाइट से ऊपर आपको मिल रहा है, 104 फ़ारेनहाइट आपको मिल रहा है, प्लीज गो फॉर इमरजेंसी। नेक्स्ट नाउ अगर हम नॉर्मली फीवर की बात करें कि उसमें फर्स्ट एड क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है, मतलब उसको फ्लूइड देना है अच्छा खासा। नॉर्मली कोल्ड देना है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं देना है, चिल्ड नहीं देना है, नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा उसको फ्लूइड देना है कंज्यूम करने के लिए। आप जूस दे सकते हो, नॉर्मली पानी दे सकते हो। ठीक है, आपके जो भी आपको लगता है कि हाँ इंसान पी सकता है, जो उसके लिए हेल्दी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी है, जो हेल्दी चीज़ है वो आप उसको एज अ फ्लूइड आप उसको अप्लाई करिए। ठीक है, उसको लाइट वेयर कपड़े का आप कह सकते हो, मेक देम वेयर टू कि लाइट वेट कपड़े वो पहने। ठीक है, अगर उन्हें चिल्स आ रहे हैं तो आप ब्लैंकेट अप्लाई कर सकते हो, लाइट ब्लैंकेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेडिकेशन जैसे बहुत लोग ले लेते हैं कि अरे बुखार हुआ है पीसीएम लिया और तुरंत सही हो गया, ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पीसीएम के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो तो प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिकेशन ले, प्लीज डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही मेडिकेशन ले। वैसे फीवर आपका एक साइन है, तो वो ऑटोमेटिकली जब बॉडी से इन्फेक्शन आप कह सकते हो वो ट्रीट हो जाएगा तो फीवर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसीलिए मेडिकेशन आप कह सकते हो कभी भी एडवाइस नहीं की जाती है फीवर के लिए, फिर भी लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो यूज कर लेते हैं या फिर आप एडमिनिस्टर कर लेते हैं मेडिकेशन। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ही लें। ठीक है, आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, मीन्स आप कह सकते हो ना ठंडी पट्टी करने से टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो आप वो कर सकते हो, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो, कोल्ड बाथ ले सकते हो आप। ठीक है, उससे भी आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रेस्ट, उसको प्रॉपर जिस भी पर्सन को फीवर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन फ्रेश एयर आप दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत आइसोलेटेड है वो, वैसे ही इतना गरम सा लगता है ना, तो वेंटिलेशन में दीजिए प्रॉपर, जो भी रूम में है उसका टेम्परेचर एक मेंटेन करके रखिए और इंसान को आप प्रॉपरली कह सकते हो कि एक कंफर्टेबल एरिया में रखिए। ठीक है, ताकि वो इजीली वेंटिलेट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक। तो आज हमने डिस्कस किया अनकॉन्शियसनेस, लो ब्लड शुगर, हाई फीवर एंड हमने डिस्कस किया आपका फेंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।